हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग जिस टॉपिक के चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां। देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय के भी सामान्य कारण वही है जो उग्रवादी आंदोलन के उदय के कारण है। इसलिए कोई विशेष क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों बढ़ी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, तो यह चीज जो उग्रवादी गतिविधियां हैं वह सेम कारण वही होगा। इसलिए कारण हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे। हाँ, कल हम होम रूल लीग पढ़ रहे थे, होम रूल आंदोलन। तो एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था उसकी मद्रास में सर्वाधिक शाखाएं थी। एक पॉइंट पे बताना चाह रहा हूं कि होम रूल लीग जो मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था उसकी सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी। अब हम लोग आते हैं देश के अंतर्गत अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां। देखिए, ये क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या था? तो पहले तो संवैधानिक तरीका से बात तो चल ही रहा था, तो लगा कि संवैधानिक तरीका ही सिर्फ जो है अंग्रेजों को बाहर करने का रास्ता नहीं है, उसके लिए हिंसक तरीका अपनाना पड़ेगा। हिंसक तरीका, बल का प्रयोग करके अंग्रेज को भारत से बाहर निकालना पड़ेगा। युवा लोगों का यह सोच हुआ, भारतीय युवा का सोच हुआ कि अंग्रेजों को सिर्फ संवैधानिक रास्तों से भारत से बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 1885 से 1905 तक जो कांग्रेस का उदारवादी चलन था वो संवैधानिक तरीके से ही चाहता था कि जो है वो स्वशासन ही चाहता था, लेकिन कुछ भी रियायत मिली, लेकिन ऐसी कोई रियायत नहीं मिल रही थी। तो इन लोगों ने जो हिंसक और बल प्रयोग द्वारा अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास किया। दूसरी बात ये कि इन लोगों का कहना था कि साम्राज्यवाद जो है पश्चिमी शक्तियां है, ये पश्चिमी साम्राज्यवाद का जो मुकाबला है वो पश्चिमी हिंसा से ही हो सकता है। वह जो है मतलब संवैधानिक रास्तों से, प्रार्थना से, याचना से, इस सबसे नहीं होगा। उसके लिए पश्चिमी साम्राज्यवाद है जो, तो उसका मुकाबला पश्चिमी हिंसा से ही संभव है। दूसरा बात ये भी जान लीजिएगा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। इस बात को याद रखिएगा, महाराष्ट्र से ही क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे भारत में फैली। जड़ यही था, ज्वालामुखी का जो एपिसेंटर था जो वो यही था, महाराष्ट्र में ही था। और तिलक इसके कह सकते हैं कि फाउंडर थे। तिलक बाल गंगाधर तिलक इसके फाउंडर थे। एक था 1899 में महाराष्ट्र में मित्र मेला का गठन हुआ। महाराष्ट्र में मित्र मेला का गठन हुआ और यह 1904 में इसी संस्था का, मित्र मेला का ही नया नाम हो गया अभिनव भारत। 1899 में मित्र मेला का गठन हुआ और यही संगठन बाद में अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। इसके संस्थापक थे बी.डी. सावरकर। इसके संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। इसकी जो शाखाएं थी अभिनव भारत की, वह महाराष्ट्र में था, मध्य प्रांत में था और कर्नाटक में था। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र में ज्यादा थी, मध्य प्रांत में ज्यादा थी और कर्नाटक में भी ज्यादा थी। तो यह भी एक प्रकार का आतंकवादी नहीं कहना चाहिए, क्रांतिकारी कहना चाहिए। गलत चीज है, आतंकवादी नहीं, शब्द का नहीं प्रयोग करना चाहिए। यह अंग्रेजों के लिए आतंक जरूर था, लेकिन भारतीयों के लिए तो यह सुमधुर गीत था जिसकी गाथाएं हम आज तक हमारे युवा गाते रहेंगे। उसके बाद अगर देखिएगा तो एक और संस्था का मैं यहीं पर चर्चा कर देता हूं, केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार। इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर में केशव बलराम हेडगेवार ने
27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया। केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर महाराष्ट्र में जो है 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया। एक थे जतींद्र नाथ मुखर्जी। ये जतींद्र नाथ मुखर्जी ये बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे। ये बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे। इनका जो समय है जतींद्र नाथ मुखर्जी का 1879 से लेके 1915 तक है। ये जो है विवेकानंद से काफी प्रभावित थे और अरविंद घोष से भी काफी प्रभावित थे। ये अनुशीलन समिति के भी सदस्य थे, युगांतर समिति के भी सदस्य थे और गदर आंदोलन के से भी जुड़े थे। बालासोर में अंग्रेजों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई और इनको बाधा जतीन भी कहा जाता है। जतींद्र नाथ मुखर्जी को बाधा जतीन भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जतींद्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन भी कहा जाता है। ये बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे, विवेकानंद और अरविंद घोष से काफी प्रभावित थे, अनुशीलन समिति, युगांतर समिति और गदर आंदोलन से भी जुड़े थे। इनका जन्म 1879 में हुआ था और अंग्रेजों से लड़ते हुए बालासोर में 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यह हो गया आपका जतींद्र नाथ मुखर्जी के बारे में। तो यह कंप्लीट हो गया। उसके बाद आइए हम लोग चापेकर बंधु थे। चापेकर बंधु थे, पूना के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पूना के। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूना के रहने वाले थे और पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये 3 भाई थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव दामोदर हरि चापेकर। पूरा नाम था दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। इनके माता पिता ने बड़ा अच्छा नाम रखा। तीनों कृष्ण भगवान के ही अलग अलग नाम है, दामोदर हो, बालकृष्ण हो, वासुदेव हो, अच्छा नाम है। खैर इन लोगों ने दामोदर चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने पूना में व्यायाम मंडल का स्थापना किया 1896 और 1897 में। पूना में व्यायाम मंडल का स्थापना किया। यह पहला क्रांतिकारी संगठन था। यह पहला क्रांतिकारी संगठन था। पूना में इन लोगों ने जो है पहला क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया था। दूसरा बात याद रखिएगा कि चापेकर बंधुओं ने क्या किया था, बंबई में एक चौराहे पर विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनके मुंह पर, मतलब विक्टोरिया का जो प्रतिमा था बंबई के चौराहा पर लगा हुआ, उसको क्या किया, वहां पर अलकतरा लगा दिया मुंह पर। ये लोग काम किए थे। तो कहने का अर्थ ये शुरू से ही ये तीनों भाई जो थे रियली अपने आप में एक माइलस्टोन भाई थे। 22 जून 1897 की बात है। 22 जून 1857 1897 की बात है। पूना का प्लेग कमिश्नर था, उसका नाम था रैंड। चापेकर भाइयों ने क्या किया कि रैंड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन मारा गया आर्यस्ट। कौन मारा गया? आर्यस्ट मारा गया। 22 जून 1897 में जो चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन उस हत्या के प्रयास में आर्यस्ट मारा गया। इसके लिए दामोदर हरि चापेकर को फांसी की सजा दे दी गई।
दामोदर हरि चापेकर को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी का सजा तो दे दिया गया, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि नहीं नहीं, यह जो है पूना जो है इस आतंकवादी गतिविधियों का एक केंद्र बन गया है महाराष्ट्र में, और पूना के ब्राह्मण जो है ये तिलक के कहने पर अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोही कारनामा करते रहते हैं। जुलाई 1897 में जो है तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया आईपीसी के धारा 124A, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इनको 18 महीने का सजा मिला। इसका देश भर में इस गिरफ्त सजा का देश भर में विरोध हुआ और बाल गंगाधर तिलक यहीं से अखिल भारतीय नेता के रूप में उभर गए। अखिल भारतीय नेता के रूप में उभर गए। श्रद्धा से लोग इन्हें लोकमान्य भी कहने लगे। तो यह हो गया जुलाई 1897 में यह कांड। उसके बाद यह हो गया आपका जो भी जो है कांड सब आतंकवादी गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा सूचना। उसके बाद है दिसंबर 1909 में आइए, पूना का नासिक का डीएम था, डीएम का अर्थ हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन। नासिक का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन था? जैक्सन। जैक्सन को एक करवे गुट के सदस्य थे, करवे गुट के सदस्य थे, उनका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने नासिक के डीएम जैक्सन को गोली मार दिया। जैसे ही गोली मार दिया तो अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, उसके बाद कृष्ण गोपाल करवे, दिसंबर 1909 में नासिक के डीएम जैक्सन को करवे गुट के एक लीडर थे अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने गोली मार दिया। जब गोली मार दिया तो अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को फांसी की सजा दे दिया गया। उस समय वीडी सावरकर लंदन में थे। वीडी सावरकर को लंदन से नासिक बुलाया गया और फिर इनको काला पानी का सजा दिया गया। इसको नासिक षड्यंत्र केस भी कहते हैं। 1909 का जो कांड है उसको नासिक षड्यंत्र केस भी कहते हैं। यह जो है कुछ आपका महाराष्ट्र में जो कुछ घटनाएं हुई उसके बारे में आपको सूचना है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, 1908 में बर्रा जो है एक जगह है पूर्वी बंगाल में, यहां पर एक डकैती हुआ था। ये राजनीतिक डकैती था। इसको करने वाले थे पुलीन बिहारी दास। 1908 में बर्रा जो पूर्वी बंगाल में एक जगह है, बर्रा डकैती हुआ था, उसको करने वाले थे पुलीन बिहारी दास। 30 अप्रैल 1908 मुजफ्फरपुर बिहार में एक जगह है, वहां का जिला जज था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया एक खुदीराम बोस
और प्रफुल्ल चाकी ने गोली चलाया, लेकिन गोली जो है किंग्सफोर्ड को नहीं लगा। लग गया कैनेडी की, एक कैनेडी थे, उनकी पत्नी को लग गया और उनकी बेटी को गोली लग गया। किंग्सफोर्ड बच गया। चलाया था जिला जज किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गोली, लेकिन गोली लग गया कैनेडी की पत्नी और बेटी को। कैनेडी की पत्नी और बेटी जो थी भारतीय स्वतंत्रता का समर्थक थी। उसके बाद जो है खुदीराम बोस को 9 मई 1908 को फांसी का सजा दे दिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी के डर से जो है आत्महत्या कर लिया। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने जिला जज किंग्सफोर्ड पर गोली चलाया। इसमें उसके दोस्त प्रफुल्ल चाकी ने भी साथ दिया, लेकिन मारा गया कैनेडी की पत्नी और बेटी जो स्वतंत्रता की समर्थक थी। खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को फांसी की सजा दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या कर लिया। यह हो गया आपका मुजफ्फरपुर कांड। उसके बाद है बंगाल में मणिकतल्ला, एक जगह है मणिकतल्ला। मणिकतल्ला में हेमचंद्र कानूनगो ने मणिकतल्ला बंगाल में एक जगह है, वहीं पर हेमचंद कानूनगो ने एक बम फैक्ट्री का स्थापना किया था। 1908 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांड हुआ, अलीपुर षड्यंत्र कांड। काफी नामी कांड है अलीपुर षड्यंत्र कांड। अलीपुर षड्यंत्र कांड में जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 37 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया था। अवैध हथियार रखने के आरोप था, अवैध हथियार रखने का। अलीपुर षड्यंत्र कांड में 37 जो है भारतीय क्रांतिकारियों पर अवैध हथियार रखने का केस चलाया गया। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, अरविंद घोष और दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, अरविंद घोष थे और इनके भाई थे बारिंद्र घोष। दोनों भाई थे, अरविंद घोष और बारिंद्र घोष दोनों भाई थे। अरविंद घोष को जो है पहले तो 1 साल का सजा हुआ था, लेकिन CR दास ने, चिचंदन दास जो काफी CR दास ने अरविंद घोष को गिरफ्तारी से बचा लिया। CR दास जो है एक वकील थे और अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र कांड से बचा लिया। और अरविंद घोष के बारे में थोड़ा सा, अरविंद घोष जो थे ब्रिटेन में रहकर सिविल सर्वेंट का तैयारी किए थे और 1892 में पास करके आए थे। अरविंद घोष परीक्षा पास कर गए थे। फिर 1892 में वो अरविंद घोष इंग्लैंड से सिविल सर्वेंट का परीक्षा पास करके भारत आए और बंगाल आए और 1892 में आए और फिर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में ये शामिल हो गए 1892 से ही। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स निकाला, जैसे कर्मयोगी, धर्म, ये सब जो है अरविंदो का जो है समाचार किताब है, कर्मयोगी धर्म। अरविंद घोष 1908 के बाद राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेते हैं और पांडिचेरी चले जाते हैं और वहीं पर अरविंदो आश्रम की स्थापना करते हैं। तो यह जो है आपको अरविंदो के बारे में। और CR दास के बारे में, CR दास को देशबंधु भी कहा जाता है। CR दास को क्या कहा जाता है? देशबंधु भी कहा जाता है। जब इन्होंने अरविंद घोष को गिरफ्तारी से बचा दिया तो CR दास को, चितरंजन दास को लोग राष्ट्रीय वकील भी कहने लगे, राष्ट्रीय वकील भी कहने लगे। बहुत ही काफी ये CR दास 1921 के जो है अधिवेशन का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे जो अहमदाबाद में हुआ था और 1922 में भी जो है ये गया अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। 1921 और 1922 में अधिवेशन का ये अध्यक्षता किए थे। बाकी चीज तो मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1924 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अहमदाबाद में सम्मेलन हुआ था।
तो CR दास को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। CR दास को अध्यक्ष बनाया गया था। यही है, मेरे ख्याल से 1925 में CR दास की मृत्यु भी हो जाती है। खैर इस यहां पर यह मैटर नहीं है। तो ये दो चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो ये कह रहे थे कि 37 आदमी पर आरोप लगाया था, कुल 17 लोग अलीपुर षड्यंत्र कांड में जो है उनको गिरफ्तार किया गया था और अरविंदो घोष को बचा लिया गया था। तो यह थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखेंगे। महाराष्ट्र में देखिएगा तो 1910 के बाद ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, आतंकवादी नहीं क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, वह लगभग समाप्त हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को वहां के व्यापारियों ने भी साथ दिया, या भारत के किसी भी कोने के क्रांतिकारी गतिविधियों को व्यापारी और सामंत वर्ग दोनों ने साथ दिया। महाराष्ट्र में 1910 के बाद जो क्रांतिकारी गतिविधियां समाप्त हो गई या कम हो गई, और 1908 में तिलक भी चले जाते हैं मांडले जेल 6 साल के लिए। एक चीज याद रखिएगा और कि गोपाल कृष्ण गोखले को भी क्रांतिकारी लोग चाहते थे कि इनको गोली मारने का प्लानिंग किए थे, लेकिन तिलक को जब यह सूचना मिला कि क्रांतिकारी लोग गोपाल कृष्ण गोखले को मारना चाह रहे हैं गोली से, तो फिर जो है उन्होंने मना किया कि ऐसा मत करो, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है दोनों दो ध्रुव के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वैचारिक असमानता के होते हुए भी उनकी भावनाएं पवित्र थी। यह हो गया। बंगाल में भी देखिएगा काफी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। बंगाल में और देख चर्चा करेंगे, लेकिन अंग्रेज सरकार भी जो चाह रही थी कि इस क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करे, तो 1900 ईस्वी में जो है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लाया था। इस क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लाया था, और 1908 में समाचार पत्र प्रतिबंध अधिनियम लाया था। तो इस सब कारणों से बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसको जो है ये कंट्रोल करना चाहते थे। इसी के साथ आज का जो क्रांतिकारी गतिविधियां वह आज का वीडियो समाप्त हो रहा है। अभी हम लोग जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं वह है देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां। अभी यह वीडियो और चलेगा और फिर देश के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ रहे हैं वह हम लोग देश के अंदर ही पढ़ रहे हैं। एक चीज और, हाँ, अलीपुर षड्यंत्र कांड में एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलीपुर षड्यंत्र कांड में नरेंद्र गोसाई बन गए थे सरकारी वकील। नरेंद्र गोसाई सरकारी वकील बन गए थे, और ये सरकारी वकील जाके कुछ कह देते अंग्रेज सरकार को, तो जो 37 अभियुक्त थे उसमें कुल मिला के वो सभी के सभी नप जाते हैं। तो नरेंद्र गोसाई को जेल में ही क्या किया, कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस, कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में ही नरेंद्र गोसाई को गोली मार दिया। जब जेल में ही जो सरकारी गवाह बन गए थे नरेंद्र गोसाई, तो कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने गोली मार दिया। बाद में कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस को भी फांसी की सजा अंग्रेजों ने दे दी। तो यह हो गया आपका कन्हई लाल दत्त के बारे में और सत्येंद्र बोस के बारे में, जिन्होंने सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद।